सो हेलो मेरे वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके? ऑल राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जिसकी प्रिपरेशन करनी है, एंड दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। होप सो आपको पहले की 2 वीडियोस बहुत अच्छी छोड़ो मैं बोलूँगा हेल्पफुल लगी होगी, राइट? आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिला होगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई भी होंगी, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो आप मुझे ईजिली पूछ सकते हैं। जिस स्ट्रैटेजी के साथ हम चल रहे हैं बेटा, आप उसी को फॉलो करते रहो। मच बेटर वॉरियर्स, आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन यू। बस आप लोग अपनी तरफ से अच्छे से एफर्ट्स दो। योर एफर्ट्स इज़ रियली रिक्वायर्ड ओवर हियर, ओके? और मुझे आपके एफर्ट्स चाहिए, दैट इज़ इट। बाकी मैं अपने एफर्ट्स जितना हो सकता हूँ देता रहूँगा। अभी टाइम जो है मैं आपको दिखा दूँ, इट्स 1:30 अप्रॉक्स, इट्स 1:19 राइट नाउ, और ये भी 1:19 हो रहा है, रात के 1:19 हो रहे हैं। और ये वीडियो क्रिएट करनी नेसेसरी थी सो दैट मैं कल सुबह अपलोड कर पाऊँ। आपके पास जितनी जल्दी वीडियो जाएगी उतना बेटर रहेगा, आप लोग रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। जब मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करना ही छोड़ रहा हूँ, देन हाउ कुड आई एक्सपेक्ट कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करेंगे? सो इट्स बेटर कि आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करें। ऑलराइट वॉरियर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट की जो वीडियोस है मेरी आधे घंटे की हो गई, आई नो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट येस आई प्रॉमिस यू ऑल, अगर आपने वो देख ली तो आपको एवरेज तो छोड़ो, फार अवे फ्रॉम एवरेज परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाएगा अगर आप अच्छे से करते हैं तो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो। ऑलराइट, होप सो मेरी वॉइस क्लियर होगी आप लोगों के लिए। एंड यस, लेट्स मूव अहेड नाउ। ऑलराइट वॉरियर्स, लेट्स स्टार्ट इट आउट। अभी हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में से, जो कि इस चैप्टर से हमारी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखें तो इट्स अबाउट 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली, और 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड 1 मार्क का एक मैप आ रहा है। ठीक है, जल्दी से इसको हम फिनिश अप करते हैं। जल्दी से हम इसके 5 मार्क का एक क्वेश्चन ढूंढते हैं बेटा, और ढूंढने का मतलब है कि हमें क्वेश्चंस पता है, जस्ट आपको रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, सो पहले आप देखो जल्दी से कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या भला है। नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट कम्युनिटीज़ को बोलते हैं या फिर प्लांट्स के ग्रुप्स को बोलते हैं बेटा, जो नेचुरली ग्रो हुए हैं विदाउट एनी ह्यूमन के इंटरफेरेंसेस, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस ना हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग का टच ना हो, और लॉन्गर टाइम तक ये अपने आप ग्रो हुए हो, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। इन्हीं नेचुरल वेजिटेशन को हमने पढ़ा भी था कि इनको हम वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन इसलिए क्योंकि वर्जिन का मतलब होता है बेटा प्योर। ओके, तो ये वेजिटेशन भी प्योर है। ठीक है, और इसीलिए इनको वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन विच आर ग्रोन बाय देयर ओन, नॉट बाय द ह्यूमन हेल्प। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन। मैं ये क्वेश्चन से करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब हो सकता है फैक्टर अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन को आपको 5 मार्क में दे दिया जाए, बट इतना नहीं आएगा, डोंट वरी। बट आपको एटलीस्ट आपके ब्रेन में होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं एक नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो होने के लिए। पहला वहाँ का क्लाइमेट डिपेंड करता है। ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जैसे वहाँ पर टेम्परेचर, रेनफॉल कितना है डिपेंड करता है, वही सब डिपेंड करता है जिससे कि फिर वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होगी। टेम्परेचर अगर हाई होगा, रेनफॉल हाई होगा, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाएगा, मतलब एक हरा भरा जंगल बन जाएगा। उसके बाद सॉइल डिपेंड करती है बेटा कि वहाँ पर वेजिटेशन कैसी होगी। अगर एरिड सॉइल होगी, मतलब बंजर सॉइल होगी, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी एकदम ख़त्म होगी, या फिर वेजिटेशन एकदम बहुत ज़्यादा कम होगी, स्कैंटी होगी, जैसे कि रेगिस्तान। ठीक है, और जहाँ पर सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी उसके अकॉर्डिंग होगी, बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, नाउ रिलीफ फीचर या फिर लैंड फॉर्म। रिलीफ का मतलब होता है बेटा लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म आप देखोगे ये प्लेन्स एरियाज पे अलग अलग वेजिटेशन है, माउंटेन्स पे अलग है, प्लेट्यूज पे अलग है। ठीक है, ये सारे के सारे लैंड फॉर्म्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर वेजिटेशन कैसी होगी। ना कम टू द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, मतलब कि ऑल्टीट्यूड अगर हाई होगा बेटा तो वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा, वो भी कूल होगा, और जब क्लाइमेट कूल होगा तो वहाँ पर वेजिटेशन भी डिफरेंट होगी। ठीक है, अब डिफरेंट का मतलब है कि जैसे जैसे हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, वहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन आपको अलग मिलेगा, और वहाँ पर वेजिटेशन भी आपको कॉनिफेरस मिलेगी। ठीक है, एल्पाइन वेजिटेशन, कॉनिफेरस, लाइक दिस। आपने क्रिसमस ट्री तो देखी ही होगी। ठीक है, तो इस तरह की कुछ वेजिटेशन मिलती है वहाँ पे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। यही 5 मार्क का डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इसी के चांसेस बनते बेटा आने के। तो हम देखते हैं यहाँ पर 5 मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन है, और 5 मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन में आप देखते हो। फर्स्ट वेजिटेशन दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल का मतलब होता है बेटा
ये हमारा अर्थ है, 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आप बचपन अच्छा गुजरा होगा तो पता होगा आपको। इस वाले रीजन को, मतलब कि इस वाले रीजन को हम बोलते हैं बेटा ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। तो इस पूरे रीजन में, अर्थ की इस रीजन में जितने भी फॉरेस्ट उगेंगे बेटा, इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, चलो जी ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पता चल गया। ठीक है, अच्छा एवरग्रीन का भी अब कहाँ पता चला आपको, तो ट्रॉपिकल रीजन बताया मैंने। तो अब देखो, जो ट्रॉपिकल रीजन है इसी के अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब वो फॉरेस्ट जो हरे भरे रहते हैं पूरे साल, इनकी पत्तियां कभी भी किसी भी सीज़न में नहीं झड़ती हैं या फिर नहीं फॉल डाउन होती हैं। ठीक है, इनकी लीव्स कभी भी शेड नहीं होती हैं। SHED, शेड का मतलब वो शेड नहीं बेटा, शेड का मतलब होता है बेटा फॉल डाउन। ठीक है, मतलब कि इनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं हैं। ओके, तो इन वेजिटेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, जल्दी से इस मैप के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये 3 जगह पाए जाएंगे बेसिकली, मेनली 3 जगह पे। फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है, ये वाला रीजन। सेकंड बेटा यहाँ वेस्टर्न घाट में, क्योंकि आपने क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ा था और क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पर भयंकर बारिश होती है, यहाँ पर भी भयंकर बारिश होती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, और इस अंडमान निकोबार में भी भयंकर बारिश होती है। इसलिए इन रीजन पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, मतलब हरे भरे जंगल पाए जाएंगे। कुछ मैंने पिक्चर्स दे रखी हैं क्या, ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप इनकी पिक्चर देखिए ज़रा, कितने भयंकर जंगल हैं यहाँ पर ना, बल्कि सनलाइट भी यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि इतने बड़े बड़े लीव्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या रीज़न है यहाँ पर, पहला रीज़न यहाँ पर रेनफॉल बहुत तगड़ी होती है। दूसरा रीज़न कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है बेटा वो बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो रेनफॉल प्लस टेम्परेचर, मतलब कि ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर को अगर हम ज़्यादा कर दें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात घुस रही होगी धीरे धीरे। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर मैंने 3 रीजन्स भी अच्छे से बता दिए हैं, वही जो मैंने आपको कराए थे। यहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है बेटा, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है। ठीक है, मोर देन 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर ट्रीज जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा हरे भरे रहते हैं पूरे साल तक। ऑल्सो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने बेटा। ठीक है, रोजवुड, महोगिनी, इबोनी, रबर, सिंकोना, इनमें से याद रखना। आपको तो 2 मैं ऐसे याद करा देता हूँ, महोगिनी, इबोनी। ठीक है, महोगिनी, इबोनी, ये दोनों नाम एक जैसे सुने जैसे लग रहे हैं। ठीक है, और रोजवुड, ये 3-4 नाम याद रख लो, काफ़ी रहेंगे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो बेटा डू नॉट हैव डेफिनेट लीफ फॉल सीजन, मतलब कि इनके में कोई भी ऐसा सीज़न नहीं होता जिसमें कि अपनी पत्तियों को नीचे गिरा दें या फिर झाड़ दें, मतलब कि इनके लीव्स जो है वो शेड नहीं होते। पतझड़ का कोई मौसम होता ही नहीं इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब होता है बेटा पर्टिकुलर सीजन के अंदर लीव्स का झड़ जाना। तो ये हमारे इंडिया को सबसे ज़्यादा कवर करके रखी हुई है, कौन सी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है बेटा ये 2 टाइप्स की है। 2 टाइप्स की कैसे, एक मॉनसून फॉरेस्ट, मतलब कि जिसको आप बोलते हो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एंड दूसरा है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट का मतलब होता है बेटा गीला या फिर वेट, ठीक है, जिसमें थोड़ा पानी रेनफॉल ज़्यादा होती है। अब देखो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होगा, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगी, और ये ईस्टर्न स्लोप्स में होगी, वेस्टर्न घाट्स में होगी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका मतलब भी बेटा कि आप देखोगे इस वाले रीजन में जो है ज़्यादा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है लेकिन वहाँ पर थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है। ऑलराइट, अब आते हैं बेटा ड्राई डेसिडुअस पे। ड्राई डेसिडुअस मतलब डेसिडुअस फॉरेस्ट है लेकिन यहाँ पर रेनफॉल कम होती है। ऊपर देखो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर हो रही थी मॉइस्ट डेसिडुअस में। नाउ इन ड्राई डेसिडुअस इट्स अबाउट लेस देन 100 सेंटीमीटर, बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर। जैसे कि MP, UP, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। समझ आ रहा है आपको बेटा? चलो भाई, अब आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न का मतलब होता है बेटा काटीली झाड़ियाँ। ठीक है, काटीली झाड़ियाँ जिसके अंदर स्पाइक्स तो आपको पता ही होंगे, दीज मतलब दी कांटे वाली झाड़ियाँ जो बेटा वो कहाँ मिलने वाली हैं, वो एरिड रीजन में मिलेगी। एरिड रीजन का मतलब होता है बेटा बैरन रीजन। ठीक है, बैरन रीजन, और बैरन का मतलब पता है आपको बंजर जगह, जहाँ पर रेनफॉल ना के बराबर होती हो। बट
वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो। एक्सट्रीम होने का मतलब या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा। ये हम देखते हैं यहाँ पर ग्रासेस मिलती हैं। अब जब यहाँ पर रेनफॉल होगी नहीं तो क्या मिलेगी, घासें मिलेंगी, छोटी मोटी झाड़ियाँ मिलेंगी, और यहाँ पर थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स मतलब छोटे छोटे जिनके वो पेड़ मिलेंगे, वो पौधे मिलेंगे जिनकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हों। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए अच्छा कैक्टस को आपने देखा है बेटा, कैक्टस भी उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, इसके अंदर कोई पत्तियाँ नहीं होती, सो दैट यहाँ पर जो है इवेपोरेशन इन वेजिटेशन से कम हो सके, दैट्स यहाँ पर कैक्टस उगाया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स है बेटा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये सारे रीजन्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पर लद्दाख भी लिख सकते हो कि लद्दाख में भी कोई भी तरह की वेजिटेशन नहीं उगती है, या फिर उगती भी है तो बहुत ज़्यादा रेयर होती है। ऑल्सो लद्दाख में भी टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल होता है लद्दाख में, प्लस वहाँ पर रेनफॉल जो है बेटा वो एकदम लो होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, जैसे कि राजस्थान। तो लद्दाख क्या बन गया बेटा, कोल्ड डेजर्ट बन गया। ठीक है, बट राजस्थान में टेम्परेचर हाई है और वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा लो है, तो वो क्या बन गया, हॉट डेजर्ट। राजस्थान क्या बन गया, हॉट डेजर्ट। इसीलिए कुछ पार्ट जो बेटा गुजरात में भी हॉट डेजर्ट का पाया जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर काटीली झाड़ी, बबूल, कीकर, कैक्टस, डेट पाम, इन सभी के सभी वेजिटेशन में काटीली झाड़ियाँ होती हैं, इनके अंदर ना स्पाइक्स होते हैं। नाउ कम टू द माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट बच्चों को समझ नहीं आता है, बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, माउंटेन बोलो इक्को गले। सो माउंटेन फॉरेस्ट में हम देखते हैं यहाँ पर कि ये बेसिकली हिमालयन रीजन और हिली एरियाज पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, मतलब कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेजिटेशन की क्वालिटी और वेजिटेशन भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अब इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिटोरल, ये वाला पार्ट बेटा, लिटोरल क्या होता है, बेसिकली लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट को हम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। कैन यू सी दिस, ये है बेटा मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, इसी को हम स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं। आप देख लो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है आपका, दिस वन, और ये ना हमें भूत की तरह जैसे लगते हैं। ठीक है, और ये मेरे बालों की तरह लगते हैं, ऐसे झाड़ियों की तरह गोल 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 से। बेसिकली ये मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हैं ये वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर ओशियन या फिर सी जो है उस रीजन में पाया जाता हो। ठीक है, जहाँ पर इनका पानी जो है, सी का पानी जो है इस रीजन में एंटर कर चुका हो। यहाँ पर जो बेटा इस तरह के स्वैम्पी फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ज़रा पढ़ते हैं। ये कोस्टल डेल्टास के पास मिलते हैं, और सबसे बड़ा डेल्टा जो है बेटा सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा पता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है, और वहाँ पर जो सुंदरबन जो डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी ट्रीज़ उगती हैं, और उन सुंदरी ट्रीज़ के भी कुछ ऐसे ही नेचर है। वो सुंदरी ट्रीज़ भी कुछ ऐसे ही ऐसे उगती हैं मेरे बालों की तरह गोल गोल गोल। ऑलराइट, और देखो कुछ रीजन्स हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये जो कि आपने पढ़ा था महात्मा गांधी के कपड़े, ये रीजन क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे। ठीक है, और जब डेल्टा बनाएंगे तो यहाँ पर भी क्या उगेगा बेटा, मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कैसे याद करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी, बस 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली ये अपने आप को पता है क्यों ऊपर उठा कर रखती हैं रूट्स, ताकि इनको ब्रीद करने में हेल्प आउट रहे। जब पूरा टाइम इनकी रूट्स जो हैं पानी के अंदर रहेंगी तो ये ब्रीद नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो एयर से नाइट्रोजन लेने के लिए, फिर अदर गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, CO2 को एक्सचेंज करने के लिए इनको अपने पानी से जड़ों को ऊपर रखना होता है। ठीक है, ये इनकी जड़ें ही हैं बेटा। सो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है बाय द नेचर। चलो जी, प्रोटेक्ट कोस्ट, हाँ ठीक है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स में 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है कि मैप में, तो मैप में हम देखते हैं बेटा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेटा वो UK में है, अरे यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। उसके बाद आप देखते हो कि नेक्स्ट कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इधर है। पंचमढ़ी जो है बेटा वो MP में है। ठीक है, और हम देखते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ध्यान रखना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो बेटा ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार, देखो ज़रा गल्फ ऑफ मन्नार इधर सिचुएटेड है। ठीक है, इधर मतलब कि तमिलनाडु के कोस्टल लाइंस पे सिचुएटेड है। सिमलीपाल जो बेटा ये उड़ीसा में लोकेटेड है। सुंदरबन नेशनल पार्क और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये आप देख रहे हो इस वेस्ट बंगाल के पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, नोकरक जो है बेटा वो मेघालय में लोकेटेड है। इतने अब सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, तो इसमें से जो मेन थे वो मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं। और देखो एक और मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो बेटा वो भी असम के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, चलो इतना इनफ रहेगा, आगे हम बढ़ते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट 5 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप इसको देख लेना कि डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि यहाँ पर 5 के 5 फॉरेस्ट को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, कौन कौन से रीजन में किया है, ये सब मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया, फिर से मैं नहीं करने वाला हूँ। आगे जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो को, सो दैट आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकें। येस, व्हाट आर द स्टेप्स हैज़ बीन टेकन टू कंजर्व द फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो या फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए। फर्स्ट हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पर इंडिया के अंदर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, जो कि 1952 में किया गया था, ताकि हम फॉरेस्ट कवर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएँ और फॉरेस्ट को बचा सकें। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करना। एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन मैंने डिफरेंस बताया था। एफॉरेस्टेशन मीन्स द प्लांटिंग न्यू ट्रीज ओवर अ न्यू एरिया, एंड रिफॉरेस्टेशन मीन्स द प्लांटिंग trees over an area where it was earlier the forest has been deforested। समझ आया आपको? मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो चुका है वहाँ पर प्लांट करना, दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। और एक नई जगह पे फॉरेस्टेशन करना, दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन या अफॉरेस्टेशन। आगे हम बढ़ते हैं बेटा सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है बेटा सोसाइटी के अंदर सोसाइटी मिल करके फॉरेस्ट्री करती है एक साथ, दैट इज कॉल्ड सोशल फॉरेस्ट्री। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ पहले बापू आया था, उसके बाद बेटा भी आएगा। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या किया गया बेटा, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को बचाया गया, और वाइल्ड लाइफ को बचाने से पहले उनके घरों को बचाया जाता है। समझ गए? इसका मतलब पहले जंगल बचाओ, उसके बाद वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिकली बचाई जा सकती है। अगर उनके घर ही नहीं रहेंगे तो फिर उन वाइल्ड लाइफ को बचाओगे कैसे, और क्या सेंस बनता है उन बचाने का, ठीक है ना। नेशनल पार्क्स को भी बिल्टअप किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी बिल्ड किया गया। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया, राइट। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था बेटा, 1972 के बाद जो है 1973, क्योंकि 1972 में पहले बापू आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद उसका बेटा दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आया था, दैट वाज इन द 1992, राइट। सो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए थे, और उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा की थी गवर्नमेंट ने, सो दैट पब्लिक अवेयर हो जाए अपने नेचुरल वेजिटेशन को लेकर के, अपने फॉरेस्ट और हैबिटेट को लेकर के। ऑलराइट, ये 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस कम है, लेकिन सबसे पहला चांसेस जो बड़ा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में आएगा, और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अच्छे से अपने ब्रेन में घुसा करके जाना। ओके, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन नेचुरल वेजिटेशन। भाई नेचुरल वेजिटेशन के क्लासिफिकेशन, ये वही क्लासिफिकेशन है जो हमने ऊपर पढ़ लिए थे ढंग से, ठीक है। तो आप ऊपर वाला करना, ओके, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि 5 मार्क में आपके पास ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए राइट डाउन करने के लिए। डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है मैंने ऊपर पढ़ा दिया है, वही लिखा हुआ है। 5 मार्क में इतना तो नहीं आने वाला है, हो सकता है ये आ सकता है क्वेश्चन, डिफाइन नेचुरल वेजिटेशन एंड राइट डाउन अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के 2 टाइप्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है, दैट इज द मॉइस्ट एंड दूसरा बेटा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है बेटा उसको क्यों लाया गया, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। 33% जो बेटा जोग्राफिकल एरिया पर फॉरेस्ट होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। 1 मिनट में पानी का ब्रेक लेता हूँ बेटा। ऑलराइट वॉरियर्स, लेट्स स्टार्ट इट अगेन। मेरी मम्मी बोल रही थी कि भाई इस टाइम पे किसको पढ़ा रहा है, इट्स बिन आई थिंक तो 1:50 हो रही है रात के, तो मम्मी बोल रही थी किसको पढ़ा रहे भाई इस टाइम पे कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कौन बताने जाए। यहाँ पर तो KVK वॉरियर्स हैं, द स्पेशल वॉरियर्स। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की, 33% जो जोग्राफिकल लैंड एरिया को कवर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस बन जाए, फॉरेस्ट को जो बेटा वो डिग्रेड होने से बचा लिया जाए, ओके, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर लिया जाए, सॉइल इरोजन को कम कर दिया जाए या फिर उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब कि सोसाइटी में फॉरेस्ट्री और एफॉरेस्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ठीक है। उसके बाद रूरल नीड जो है बेटा फ्यूल, फॉडर, टिम्बर, इन सब के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और यहाँ लोगों के लिए अवेलेबिलिटी हो जाए, ठीक है। ओके, दैट्स इट, इनफ भाई, इतना ज़्यादा दिमाग पर लोड ना डालना, ठीक है। 5 मार्क के लिए मैंने पहले करा दिया है, जिसका श्रद्धा हो वो ये कर ले, अदरवाइज छोड़ दे। बट आप एटलीस्ट ये 1 मार्क के लिए कर सकते कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बेटा 1988 में आई थी। ऑल राइट,
राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये मैंने ऊपर अच्छे से करा दिया है, ठीक है। वही फिर से क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क 1 में, डिफाइन द नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन एंड राइट डाउन अबाउट द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन को एक्सप्लेन करिए, उसके बाद कोई भी 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो आपको 5 टाइप के फॉरेस्ट अब अच्छे से पता चल गए। तो इन फॉरेस्ट के बारे में पता कर लो, इसका चैप्टर का वहीं पर बेड़ा गर्क नहीं बोलेंगे, इस चैप्टर को वहीं पर उड़ा दो भाई, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना इस चैप्टर के अंदर। मेंशन द रीज़न फॉर द डिक्लाइन, अरे भाई वाइल्ड लाइफ जो है वो क्यों धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है पहली बात, ठीक है। एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग सेटल्ड ज़्यादा हो रहे हैं, तो फॉरेस्ट की जगह जो वो छिन जा रही है रहने के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हो रही है, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसलिए वाइल्ड लाइफ जो है वो चली जा रही है, मतलब वाइल्ड लाइफ रिड्यूस होते जा रही है। पोचिंग हो रहा है, पोचिंग का मतलब होता है बेटा इलीगल सेल कर देना, हंटिंग करके किसी भी एनिमल को, ठीक है ना। इलीगल हंटिंग हो रही है और उसके बाद उनको सेलिंग कर दिया जा रहा था, दैट इज़ कॉल्ड पोचिंग। ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग मतलब कि लैंड मास पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानवरों को चराया जा रहा है, जिसकी वजह से वो लैंड मास अनफर्टाइल रह जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वेजिटेशन वो जानवर ही खा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर सेशन, दैट इज व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करता है, सॉइल इरोजन होती है, रेनफॉल होता है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, या क्लाइमेट कंट्रोल होता है, ठीक है। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल होना। उसके बाद टिम्बर्स, फ्यूल, फॉडर, फ्रूट्स, मेडिसिन प्लांट्स, ये सब कुछ फॉरेस्ट से मिलते हैं भैया। ओ हो ज़्यादा बोल लिया मैंने। नाउ नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल हैबिटेट ये फॉरेस्ट ही है, इसलिए भी वो ज़रूरी है बेटा फॉरेस्ट को बचाना। फ्लड्स, ड्रॉट को इम्पैक्ट करता है, फॉरेस्ट अगर हो गया बेटा तो फ्लड्स कम आएंगे, ठीक है। और ड्रॉट भी जो है बेटा वो इम्पैक्टफुल, मतलब कि जिस एरिया में फॉरेस्ट होगा वहाँ पर ड्रॉट नहीं आ सकती, ठीक है। और जिस एरिया में फॉरेस्ट होगा वहाँ पर फ्लड जो है उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सपोर्ट लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल एंड, हाँ भाई कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ और कुछ रूरल ट्राइबल ग्रुप्स जो बेटा वो जंगलों में ही रहा करती हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं, दैट इज़ वाई उनकी लाइवलीहुड और उनका सेटलमेंट जो है बेटा ये फॉरेस्ट ही होते हैं। ऑल राइट वॉरियर्स, अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है और आपके पूरे के पूरे चैप्टर आपके हाथों में है, अच्छे से रिवाइज कर लो, सब कुछ ख़त्म है, ओके। मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स कर दिए हैं, इट्स बिन 2 AM नाउ, और अब मेरा जाने का टाइम है। अब बाकी जो चैप्टर्स होंगे हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो मैं नेक्स्ट डे आपको दे दूँगा। मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं तो आपके एफर्ट्स लगने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ऑल राइट, मीट यू द डे आफ्टर टुडे, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।